यही बेहतर है। चुनाचे उसने गौर किया, देखा कि ये आवाजें कहाँ से निकल रही हैं। बहरहाल ज़हन तो था, अंदाजा हो गया। सीने में सांस दबाया और वैसी ही आवाजें निकालने की कोशिश की जैसी उनके मुंह से निकल रही थी, लेकिन इस आवाज में वो तरतीब ना थी, सही अंदाज मालूम ना था। इसने तो खुद को उन जैसा जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन आवाज रेलवे इंजन की सीटी की तरह निकली, तो इसमें इसका क्या कसूर। हाँ, इसका रद्द अमल उसके लिए परेशान कुन था। जो ही उसके मुंह से आवाज निकली, जिम्मेदार जी 3 फुट ऊंचे उछल गए। उनकी बीवी दहशत से चीख मारकर उनके कंधों पर सवार होने की कोशिश करने लगी। बेटा जवान था, फुर्तीला था, उस वक्त अपनी जान बचाना मकसूद था। चुनाचे उसने बाप के ऊपर से छलांग लगाई और दरवाजे तक पहुंच गया। मुंह से ही की आवाज निकालता हुआ वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खौफ से हाथ पांव मफलूज हो रहे थे। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि उस सोने की बला ने अब गर्दन पकड़ी। जिम्मेदार जी अपनी अहलिया को खुद पर से धकेलने में कोशां थे, लेकिन ये काम आसान ना था। सोने के ख्वाब मुंतशिर हो गए और अब तो अच्छी खासी मुसीबत नजर आ रही थी। अरे हट तो सही भगवान, मेरी जान छोड़, वो सर पर आ गया तो क्या होगा। अरे मैं गिरी, खड़ा हो गया, हाय खड़ा हो गया, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे चुप उल्लू की पट्टी, हट मेरे ऊपर से, देखने तो दे उसे। जिम्मेदार ने बीवी को ऊपर से धकेलने की कोशिश करते हुए कहा और वो उसे लुढ़काने में कामयाब हो गया। बीवी ने फिर एक चीख मारी, लेकिन जिम्मेदार फिर उठकर खड़ा हो गया। उसका बेटा बदहवासी में अभी तक दरवाजा खोलने में नाकाम था, लेकिन सोने का मुजस्मा जिसके मुंह से अभी खौफनाक आवाज निकली, खामोशी से खड़ा पलकें झपका रहा था। उसके अंदाज में कोई ऐसी बात न थी जो खतरनाक महसूस की जाती। आखिरकार बिलाखिर जिम्मेदार का बेटा दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इस बेवकूफ को ना जाने क्या सूझी कि बाहर निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जिम्मेदार और उसकी बीवी की जान पर बनी हुई थी। कई मिनट गुजर गए, हवास कुछ ठिकाने आए तो जिम्मेदार ने सोचा कि अभी तक इस अजीब मुजस्मा ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की है। बहरहाल वो जो कोई भी है, उसके पंजे से किसी न किसी तरह बचकर निकलना ही है। एक बार फिर उसने सहमी हुई निगाहों से मुजस्मा को देखा। वो उसी तरह साकित खड़ा था। सोगना, अरियो सोगना। जिम्मेदार ने दांत पीसते हुए बीवी की तरफ देखा, जो अब औंधी पड़ी हुई, आंखें बंद किए कांप रही थी। गया, चला गया? सुगना ने इसी तरह पड़े पड़े कांपती आवाज में पूछा। उठती है कि दूं एक लात? जिम्मेदार ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। पहले बता दो वो चला गया या मौजूद है? तेरा बाप है जो चला जाएगा, सीधी तो हो। और जिम्मेदार की बीवी शौहर की आवाज का गुस्सा महसूस करके बमुश्किल तमाम सीधी हुई। एक बार फिर उसकी निगाह सोने के बुत पर पड़ी और उसने जिम्मेदार के सीने में मुंह छुपा लिया। जिम्मेदार की खुद भी बुरी हालत थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी वक्त बाहर बहुत सी आवाजें सुनाई दी। हाय जिम्मेदार जी जिंदा हो? अब्बा जी क्या तुम दोनों जिंदा हो? जिम्मेदार ने कोई जवाब ना दिया। दरवाजा खुला और नौकरों की फौज अंदर घुस आई। सबसे पीछे जिम्मेदार जी के नूरे चश्म थे, जो अब भी खौफ से कांप रहे थे। मुलाजमों ने उस सोने के ढेर को देखा और वो भी शशदर रह गए। जिम्मेदार इस दौरान महसूस कर रहा था कि मुजस्मा के अंदाज में कोई जारियत तो नहीं है, लेकिन मुजस्मे की गर्दन नौकरों की अतराफ घूम गई और अगर गौर से देखा जाता तो उसके चेहरे पर खुशी का अंदाज नुमाया हो जाता। वो इंतहाई दिलचस्प निगाहों से उन सबको देख रहा था। चौधरी जी, चौधरी जी क्या हुआ, क्या हो गया? एक मुलाजिम ने हैरत से चौधरी चौधराइन और मुजस्मे को देखते हुए कहा। चौधरी साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये अजीमुशान खजाना जिसके बारे में रहीमू चाचा के बेटे इकराम ने इतला दी थी और जिसे हासिल करने के लिए चौधरी साहब ने रमजान के साथ जबरदस्त बेईमानी की। ना सिर्फ बेईमानी बल्कि अच्छी खासी रकम भी खर्च हुई। इसके बाद अगर सोने का कोई बुत इंसानों के से अंदाज में उठकर खड़ा हो जाए तो क्या किया जा सकता है और क्या कहा जा सकता है? वो नौकरों को क्या जवाब देते? एक ठंडी सांस लेकर उंगली से मुजस्मे की तरफ इशारा कर दिया। रहमान जाट बड़ा जाला था, डर और खौफ तो उसके करीब से नहीं गुजरा था। वही आगे बढ़ा और करीब से पहुंचकर मुजस्मे को देखने लगा। तब उसके होंठों पर एक मलकूती मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में मोहब्बत की रंगीन शफक रक्सा हो गई। उन निगाहों से प्यार के चश्मे फूट रहे थे। मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया से आया हूँ मेरे जैसो। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा तर्ज जिंदगी क्या है। देखो मेरे होंठों के ये खिंचाव मेरी मोहब्बत का मजहर है। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, मैं तुम में रहना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सब्ज सियारे के ज़र्रात सूरज की शुआएं गर्म होती हैं तो कौन सा रंग इख्तियार करती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि दास्तान गो चांद जिसने तुम्हारी कहानी सुनाई थी तुमसे किस अंदाज की बातें करता है। लेकिन रहमान जाट आंखों की जुबान न समझ सका। अलबत्ता उसने हैरत से जिम्मेदार की तरफ देखा। अरे चौधरी साहब ये तो सचमुच हंसी है, ये क्या है? लेकिन जिम्मेदार जी खुद बेचारे मुसीबत में गिरफ्तार थे, क्या जवाब देते? वो टुकर टुकर एक एक की शक्ल देख रहे थे। अब्बा अब बताओ क्या करें?
अबे किसी सियाने को बुलाओ, इसे निकालें यहाँ से, वरना ना जाने ये क्या करे। मगर ये है क्या चौधरी साहब? रहमान ने फिर पूछा। कोई बुरी रूह या फिर हमारे अहमाल? चौधरी साहब लरजती हुई आवाज में बोले। अरे ऐसी बुरी रूह है तो सियाने को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं ही इसे निकाल बाहर करूंगा। और फिर रहमान ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, आजा पहलवान। तब उसने नए आने वाले को देखा, उसके चेहरे से उसके जज्बात समझने की कोशिश की, लेकिन अभी वो इस दुनिया वालों के बारे में कुछ नहीं जानता था। हाँ, रहमान के हाथ के हल्के से दबाव से उसने महसूस किया कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है। तब उसने ताउन के अंदाज में खुशी से कदम आगे बढ़ाए और रहमान जाट उसे लिए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। सारे नौकर एक तरफ हट गए। उन्हें कुछ तफसील तो मालूम नहीं थी, लेकिन सोने के इस नंगे इंसान को चलते हुए देखकर वो सब शशदर थे। चौधरी साहब का बेटा एक कोने में दुबक गया। रहमान सोने के मुजस्मे को लिए बाहर निकल आया। नौकरों का गिरोह उसके पीछे था। अब क्या होगा? चौधरी साहब की बीवी बोली, मौला जाने ये क्या हो गया? अरे इस पर तो मैं 1000-1200 खर्च कर चुका हूँ। चौधरी वावेला करने के अंदाज में बोला, कहाँ से लगा लाए थे इस बला को? मुजस्मा चूंकि बाहर निकल गया था, इसलिए चौधरी की बीवी की जान में जान आ गई। ये बला थी, तुमने देखा? चौधरी झिलाए हुए अंदाज में बोला। अरे तो फिर क्या था, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। बेगम साहिबा भी कम ना थी। सोना था, खुदा कसम खाली सोना। हाय हाय, अब तो सोना चांदी भी उठकर भागने लगे। जरा देखूं तो जेवरात के बॉक्स में मुमकिन है मेरे बुंदे खूंटी पर पहुंच गए हों, गुल्लू बंद नीम के दरख्त पर चढ़ गया हो। अरे बस बस, फजूल बातें ना कर जाहिल औरत। चौधरी हाथ उठाकर बोला। और तू उल्लू के पट्टे, दरवाजा बंद करके कहाँ भाग गया था? मरने के लिए छोड़ गया था हम दोनों को। चौधरी साहब बेटे की तरफ आंखें निकाल कर बोले, वो अब्बा नौकरों को बुलाने गया था। तो दरवाजा क्यों बंद किया था? बस मैंने सोचा वो भाग ना जाए, चाहे हमें मार डाले। क्यों? अबे तू तो दिल से चाहता है कि हम दोनों जल्दी से जहन्नुम में जाएं ताकि तू ऐश करे। अरे अब्बा, खुदा की कसम, वलिया चाचा ने झूठ बोला होगा। मैंने तो उनसे कहा था कि आप दोनों जन्नत में जाएं। चौधरी साहब का बेटा घबरा कर बोला, देखा ये हैं तुम्हारे लाल। चौधरी साहब तंजिया अंदाज में बीवी की तरफ देखते हुए बोले, अरे तुम दोनों ही चूल्हे में जाओ, खुद न जाने कहां से मुसीबत उठा लाए और अब एक एक पर बिगड़ रही हैं। ओहो ओहो, हाँ अब याद आया, दिमाग ही खराब हो गया था। अबे तू रहमान को देख, कहाँ ले गया वो उसे। अजीब मुसीबत है, लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा? कोई समझ में आने वाली बात है? चौधरी सख्त परेशान नजर आ रहा था और दूसरी तरफ उसकी पुरनूर निगाहें मोहब्बत भरे अंदाज में एक एक शय को देख रही थीं। आह, यहाँ तो मुझ जैसे बहुत सी हैं। ये इन्होंने अपने बदन कैसे ढांप रखी हैं? मैं इनके दरमियान उरिया बदन कैसा लग रहा हूँ? ना जाने ये मेरे बारे में किस अंदाज से सोच रहे होंगे। क्या ये सोचने के हिस्से रखते हैं? क्या ये भी मेरी तरह की हैं? मैं इनसे मुखातिब कैसे हूँ? अभी तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं क्या करूँ? कैसे मैं इन्हें अपने बारे में बताऊं? वो सोच रहा था और रहमान उसे लिए हुए आगे बढ़ रहा था। वैसे सोने के बदन वाले इस शख्स को रहमान ने भी निगाह भरकर नहीं देखा। बस चौधरी साहब की बौखलाहट पर वो उसका बाजू पकड़कर बाहर ले आया और फिर वो उसे लेकर मकान के अकब में पहुंच गया। अब बताओ बेटा, तुम कौन हो और अंदर क्यों घुस गए थे? रहमान ने पूछा और फिर उसका बदन देखता हुआ बोला, अबे नंगे फिरते शर्म नहीं आती? मगर रहमान भैया, इसका बदन तो सोने का मालूम होता है, एक दूसरे मुलाजिम ने कहा। हाँ, बड़ा चमकदार है, मगर ये है कौन, कहाँ से आया? अबे बता, कौन है तू? बोल, वरना एक हाथ दूंगा कि गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। रहमान ने अपना चौड़ा हाथ उसके गाल पर रसीद करते हुए कहा। उसने एक खुशगवार लम्स को महसूस किया और उसके होंठों पर फिर वही हसीन मुस्कुराहट फैल गई। उसने प्यार भरी निगाहों से उन सबको देखा। क्या करूं? कैसे इनसे दिल की बात करूं? कैसे कहूं इनसे कि मैं दूर से आया हूं, वहां से जहां मैं तन्हा था, जहां तुम ना थे, जहां मेरे जैसा कोई नहीं था। मुझे तुम्हारी आरजू थी, मैंने तुम्हारे लिए खलाओं का सफर किया। मैं तुम्हारी मोहब्बत से सरशार तुम्हारे दरमियान आया। ए लो, हंस रहा है, फजलुर रहमान ने कहा। अबे पागल तो नहीं है कहीं? हाथ खाकर भी हंस रहा है। पागल ही मालूम होता है उस्ताद, वरना नंगा क्यों फिरता? अब क्या करें इसका? चौधरी साहब से पूछना पड़ेगा। तो फिर कब पूछोगे? चल बे रशीदे, तू पूछ कर आ, रहमान ने एक नौकर से कहा और रशीदे अंदर चल पड़ा। अंदर चौधरी जी, चौधराइन और दूसरे लोग अब भी एक जगह खड़े थे। चौधरी जी अब भी सकते में थे। बात ही समझ में नहीं आ रही थी। सोने का मुजस्मा जो दर हकीकत सोने का ही लग रहा था, बेइंतहा वजनी और ठोस, और फिर वो अचानक जाग उठे। क्या तुक थी? कैसे मुमकिन था? किसी से कुछ भी नहीं कह सकते थे, बात ही ऐसी थी। ख्वामखा इतने रुपए खर्च हो गए। बहरहाल वो बहुत परेशान थे। ऐसे ही वक्त रशीदे उनके पास पहुंच गया। चौधरी जी, उसने हाथ जोड़कर चौधरी को पुकारा। क्या है बे? चौधरी साहब गुर्राए। क्या करूं उसका चौधरी जी? किसका? उसी पागल का।
अबे मैं क्या बताऊं, चौधरी साहब झिल्लाकर बोले और रशीदे अहमकों की तरह उनका मुंह तकने लगा। मेरी शक्ल क्या देख रहा है, जा दफा कर उसको कहीं। लालच बुरी बला है, बिला वजह इतने पैसे खर्च हो गए, अब बुलाओ उस इकराम के पट्टे को। पैसे वसूल ना किए तो चौधरी नाम नहीं। रशीदे फिर बाहर निकल गया। बाहर दूसरे लोग उस सुनहरे इंसान से दिलचस्पी ले रहे थे। वो इनके दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। रशीदे फिर उसके पास पहुंच गया। चला जा बे यहाँ से, चौधरी साहब बहुत गुस्से में हैं, बाहर निकल आए तो गोली मार देंगे। लेकिन उसकी समझ में कुछ आता तब ना, वो तो अपने जैसे इंसानों को देखकर मगन था। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, एक दिलकश और हसीन मुस्कुराहट, आसमान से उतरी हुई, शफक के रंगों में रची हुई। उसकी आंखें मोहब्बत के फूल बरसा रही थीं। उसके दिल के इंतहाई गोशों में ये ख्वाहिश थी कि इस जैसे उसे अपना लें, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार उसे दे दें और वो उनके दरमियान इसी तरह रहे जिस तरह सफ़ेद ज़र्रात उसके दोस्त थे। कैसी हसीन जिंदगी होगी, कैसे प्यारे लोग हैं। अबे सुना नहीं तूने, मरना ही है क्या चौधरी के हाथ से? पता नहीं कहाँ से आ मरा। रशीदे उसके करीब पहुंच गया तो उसने दोनों हाथ उसके शाने पर रखकर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सोने की चट्टान को जुम्बिश देना उसके बस की बात न थी। हाँ, आसमान से आने वाले ने सोचा कि शायद ये लम्स इस जैसे इंसानों की मोहब्बत का इजहार है। इस तरह वो इससे अपना प्यार, अपनी शनासाई जाहिर करना चाहते हैं, तो इसका जवाब उनको किस अंदाज में दिया जाए? इनके यहाँ तारुफ का यही अंदाज होता होगा, चुनाचे जवाब भी इसी अंदाज में दिया जाए। उसने अपना दरख्त की शाख जैसा मोटा और तवाना हाथ बड़े प्यार से घुमाया और रशीदे के रसीद कर दिया। लेकिन इस हाथ की तबाहकारी का एहसास ना उसे था ना किसी दूसरे को। रशीदे के शाने की हड्डी टूट गई। वो कई फुट दूर जा गिरा। मर गया चौधरी साहब, हाय मर गया। रशीदे तड़पते हुए चीखने लगा। दूसरे मुलाजमों ने रेस लगा दी। वो हैरान खड़ा रशीदे को देख रहा था, जिसने उसकी मोहब्बत का जवाब शोरोगुल मचा कर दिया। वह फिर रशीदे की तरफ बढ़ा और रशीदे सख्त तकलीफ में होने के बावजूद उठकर भाग खड़ा हुआ। वह चौधरी साहब के कमरे में घुस गया। क्या हुआ बे, क्यों धाड़ रहा है? हाय मर गया चौधरी साहब, अरे मर गया खुदा कसम, रशीदे उसी अंदाज में कराहते हुए बोला और चौधरी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। बताएगा भी या शोर मचाया जाएगा? अरे हड्डी टूट गई है, मार रहा है, सबको मार रहा है। कौन? चौधरी साहब बौखलाए हुए लहजे में बोले। वही सुनहरिया, हाय मेरी हड्डी टूट गई। चौधरी साहब के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यह सुनहरी मुसीबत अभी ना जाने क्या क्या रंग दिखाएगी। तब उन्होंने कहा। वह दरवाजे में था, मुस्कुरा रहा था और उसके कदम अंदर की तरफ उठ रहे थे। अरे भागो भागो, जान बचाओ। चौधरी साहब बुरी तरह उछलकर भागे। तकलीफ से धारता हुआ रशीदे भी छलांग लगाकर दूर चला गया और अब उसने गौर से देखा। उसने सोचा ये मोहब्बत का इजहार तो नहीं है, ये शनासाई का अंदाज तो नहीं है। ये लोग मुझसे दूर क्यों जाते हैं? मेरे करीब आकर अपने बाजू मेरे जिस्म के गिर्द लपेट कर मुझसे मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करते? मेरी मोहब्बत कबूल क्यों नहीं करते? क्या ये मुझे नापसंद करते हैं? क्या ये मुझे अपने दरमियान देखकर खुश नहीं? हाँ शायद ऐसा ही है, वरना ये मुझसे दूर क्यों भागते? और उसके सुनहरे जिस्म में रोशनी मध्यम पड़ गई। ये गम का अंदाज था। उसके हसीन दिल में मायूसी की तारीकी घर करने लगी। ये तो अच्छा ना हुआ। कैसे मान से वो इनके दरमियान आया, तवील सफर करके, खुद को मौत की आगोश में देकर, और इसके लोग इस जैसे उससे दूर भागती हैं। अब तो जर्रात की दुनिया भी पहुंच से बाहर है। वो बेजान जर्रे उससे प्यार तो करते थे। गम के बादल इसके गिर्द मंडलाते रहे। बाहर ना जाने क्या हो रहा था। चौधरी साहब ने ना जाने क्या क्या हंगामे बर्पा किए। अकराम और रहीमू चाचा पकड़कर बुलवाए गए और गांव के दूसरे लोग भी चौधरी साहब के मकान के गिर्द जमा थे। अंदर वो तन्हा था, लेकिन उसे कुछ मालूम ना था। फिर उसने सोचा मुमकिन है दूसरे ऐसे हों जो उसे प्यार करें। मायूस नहीं होना चाहिए, मोहब्बत तलाश की जाए, शायद कहीं मिल जाए। उम्मीदों की चमक फिर उसके खुलियों में सरायत कर गई। उसका बदन चमकने लगा और उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर बहुत से लोग जमा थे और उसके बारे में चहमगोइयां कर रहे थे। उसे देखते ही खामोशी छा गई। सब फटी फटी आंखों से उसकी शक्ल देखने लगे। अरे हकीम जी, मालूम तो सोने का ही होवे है, किसी ने सरगोशी की। अबे मगर यह है क्या? पता नहीं, ये तो चौधरी जी ही बता सकेंगे। मगर यार इसने तो रशीदे की हड्डी तोड़ दी। उसने चमकदार आंखों से इन सबको देखा, इंतजार किया, शायद कोई पजीराई करने वाला हो, लेकिन ऐसी कोई बात नजर न आई। कोई उसकी जानिब न बढ़ा तो उसने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन उसके अंदाज में मायूसी ना थी। वो अब भी पुरुमीद था। यहाँ इस सरसब्ज जमीन पर उस जैसे बदन रखने वालों की तादाद बेपनाह थी। कुछ तो होंगे जो उसे प्यार दे सकेंगे, जो उसे मोहब्बत से देखेंगे। मिट्टी की लहरों ने उसके अंदर बहुत सी सोचें बेदार कर दी थीं। वो इंसानी ज़रूरतों को समझने लगा था। उसके एहसासात शदीद हो गए। लोगों ने जगह छोड़ दी और वो आगे बढ़ता रहा। एक बड़े हजूम ने उसका पीछा किया, लेकिन उनमें रोकने वाला कोई ना था और वो आगे बढ़ता रहा।
रोकने वालों का मुंतजिर, और गांव की सरहद पीछे रह गई। आवाजें मादूम हो गईं। उसने पलट कर देखा, कोई ना था। एक बार फिर मायूसी उसके दिल पर छाने लगी। वो रुका। उसने सोचा, मेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है जो वो लोग मुझे कबूल नहीं करते, जबकि वो सब एक दूसरे से गले मिले हैं। उसने अपने बदन को देखा, सोने की तरह चमकदार, लेकिन ये चमक उनके जिस्म में तो ना थी। शायद सब्ज सियारे के लोग अंदर से सब्ज हों, इनके जिस्म ढके हुए थे। क्या मेरा सुनहरा बदन इन्हें पसंद न आया तो इसका रंग सूरज की शुआओं से बदल क्यों ना लिया जाए। लेकिन उनके बदन सूरज से चमकते हुए तो ना थे। फिर मैं क्या करूं? तब उसकी निगाह आसमान पर चांद पर पड़ी। चांद मुस्कुरा रहा था। मेरे प्यारे दोस्त, तुझे देखकर बड़ा सुकून हुआ। बड़े अच्छे मौके से तुझसे मुलाकात हुई। और चांद हंस पड़ा। मेरी क्या जरूरत पेश आ गई। सब्ज सैयारी की जमीन तेरी सबसे बड़ी तलब थी, और देख ले तू अब इनके दरमियान है, सो कैसा पाए इनको। अभी मुझे आंख खोले देर ही कितनी हुई है। इसने सोचा, जितनी भी हुई, तूने इनके बारे में क्या सोचा? मैं मायूस नहीं हूँ, बददिल जरूर है, बददिल भी नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अपनाना नहीं चाहते। अपना लेंगे, ये इनका असूल है। किसी अजनबी को ये आसानी से कबूल नहीं करते, मगर मैं इन जैसा हूँ। नहीं तो उनकी मानिंद बोल नहीं सकता। तेरा रंग इनसे मुख्तलिफ है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बता मैं क्या करूं? हाँ, मैं तुझे बताऊंगा, चांद ने कहा, और वह मुंतजिर निगाहों से चांद की जानिब देखने लगा। सुन, तो इनका रंग अपना ले, इनकी जुबान अपना ले, इनके अंदाज अपना ले, फिर वो तुझे अपना लेंगे। मगर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? अपनी कुव्वतों को आवाज दे। तू जमीन के इन लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। तुझमें और इनमें बहुत फर्क है। ये तेरी मानिंद ताकतवर, ज़हीन और कुदरत रखने वाले नहीं हैं। अपने जहन को टटोल, तुझे इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। जिन जर्रात से तेरी तश्कील हुई है वो बहुत कवी हैं। और चांद की इस बात पर वो सोच में डूब गया। उसकी आंखों में सोच उभर आई, और चांद भी खामोश हो गया। उसका दोस्त, उसका साथी। लेकिन मेरी कुव्वतें, मेरी सलाहियतें, मैं क्या करूं? मैं इन लोगों के बारे में क्या सोचूं? ओ हाँ, ठीक तो है, मैंने इन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। कसूर तो मेरा ही है। वो मेरे जैसे हैं, लेकिन मैं तन्हा हूँ। मैं इन जैसा हूँ, लेकिन इनके अंदाज नहीं जानता। मैं इनकी मानिंद जिंदा रहना नहीं जानता, और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मुझे सोचना चाहिए, मुझे गौर करना चाहिए, तब मैं इनमें शरीक हो सकता हूँ। और इस फैसले के बाद वो बहुत खुश नजर आने लगा। तब उसे दूर से रोशनी की दो लकीरें तेजी से अपनी तरफ दौड़ती नजर आईं। टूटे सैयारे, उसने सोचा, लेकिन ये आसमान से तो नहीं टूटे, ये तो अनोखी सिमत से आ रही हैं, और फिर इनकी चमक शहाब साकिब से मुख्तलिफ है। वो हैरान निगाहों से दौड़ती हुई रोशनियों को देख रहा था। फिर वो चौंक पड़ा। कैसी तेज आवाजें हैं इन तेज रोशनियों में। वो उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ाया, और ट्रक ड्राइवर ने पूरे ब्रेक लगा दिए, वरना ट्रक सड़क के दरमियान खड़े हुए शख्स पर चढ़ ही जाता। तेरी, ड्राइवर ने एक मोटी सी गाली बकी, और फिर वो खिड़की से मुंह निकाल कर बोला, अबे भूतनी वाले, मेरे ही ट्रक के नीचे मरना है। लेकिन भूतनी वाले ने कोई जवाब ना दिया। वो मुतज्जिबाना अंदाज में ट्रक के करीब आकर उस हेडलाइटों को देख रहा था। ओह, खतरा, शायद ये लूट मार करने वालों का कोई साथी ना हो। यहाँ इसके दूसरे साथी भी छुपे होंगे। ड्राइवर के जहन ने आवाज लगाई। ट्रक में माल लदा हुआ था। रात का वक्त, कोई गड़बड़ ना हो जाए। शेरा, रहमत खान, जागो, जाग जाओ। उसने जोर से आवाज लगाई, और ट्रक पर सोते हुए उसके साथी उछल कर बैठ गए। क्या है उस्ताद? शेरा ने आवाज लगाई। खतरा, हथियार संभाल लो। ड्राइवर ने खुद भी पिस्तौल निकाल लिया। उसके दूसरे साथी भी लोहे के सरिया, डंडे संभाले हुए नीचे उतर आए। क्या मामला है उस्ताद? शेरा ने जो देव का देव था पूछा। देखो, ये कौन है? ड्राइवर ने उसकी तरफ इशारा किया। शेरा के दूसरे साथी चारों तरफ देख रहे थे। खुद उसके लिए तो शेरा ही काफी था, लेकिन उसके साथी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ कोई छुपने की जगह भी नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि डाकू अकेला ही है। तब फिर इसके पास पिस्तौल यकीनन होगा। खबरदार, कोई हरकत की तो भेजे में सुराख हो जाएगा। ड्राइवर ने उनकी तरफ पिस्तौल तानते हुए कहा, और शेरा उसके करीब पहुंच गया। अरे उस्ताद, नंगा है, पागल मालूम होता है, शेरा ने कहा। ला हौल बिला कुव्वत, ड्राइवर ने कहा, और फिर एक और गाली देते हुए बोला, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? निकल आया होगा कहीं से, मगर जवान है, और उस्ताद इसका बदन बड़ा अजीब है। ड्राइवर भी ट्रक से नीचे उतर आया, और फिर उसने भी करीब से उस नंगे इंसान को देखा। अबे ये तो सोने का मालूम होता है, कोई जिन भूत तो नहीं है उस्ताद? एक शख्स ने कहा। चल बे, भूत की औलाद, ज्यादा उल्टी सीधी बकवास मत किया कर, चलो बैठो, ड्राइवर ने कहा। और वो खामोशी से उन्हें देख रहा था, उन्हें समझ रहा था कैसे हैं ये लोग, किस अंदाज में सोचते हैं। और जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो उसने अपनी जहनी कुव्वत नशर करना शुरू कर दी। उसके दिमाग के ताकतवर जर्रात अपने खोल से बाहर निकल आए। वो मुंतशिर हुए।
और उन्होंने माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने उन लोगों के जहनों तक रसाई की और जहन की तहरीक के जुबान तक पहुंचने का अमल जहन नशीन होने लगा। जुबान की जुम्बिश जहन के ख्यालात तरतीब देती थी और वो ख्यालात आवाज़ बनकर फिजा में आते। यूं वो एक दूसरे की बात समझ लेते। लेकिन इन ख्यालात की शक्ल क्या है, उसने सोचा, और उसके जहन के ताकतवर खुलिये उन लहरों को जज़ब करने लगे जो आवाज़ की शक्ल में थी। उन ताकतवर खुलियों ने आवाज़ को ख्यालात में तब्दील किया और ये ख्यालात उसने अपनी सोच में ढाल लिए। वो जा रही हैं, वो उसे नाकाबिले एतबार समझकर छोड़ रही हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ कर आया हूँ, मुझे अपना लो, मुझे चाहो, मुझे अपना प्यार दो, मैं तुम्हारा साथी हूँ, देखो मैं भी तुम जैसा हूँ। ये सारे ख्यालात उसके जहन में पैदा हुए और उसने उनकी जानिब देखा। सोचा कि शायद उन्होंने उसकी इल्तिजा सुन ली हो और अब वो उसे साथ ले चलेंगे, मोहब्बत से देखेंगे, प्यार से बिठाएंगे। लेकिन उसे खुद ही एहसास हो गया कि उसके ख्यालात दिमाग के खुलियों में पैदा हुए और वहीं ख़त्म हो गए। उसने उन ख्यालात को नशर करने के लिए ज़ुबान का सहारा नहीं लिया। ओहो, गलती हो गई। हाँ, उन्हीं के अंदाज में ज़ुबान का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। ट्रक ड्राइवर को यकीन हो गया था कि सड़क के दरमियान आने वाले का ताल्लुक लूट मार करने वालों के किसी गिरोह से नहीं, बिलाशुबा वो कोई पागल इंसान है। लेकिन उसके चमकदार बदन से वो भी हैरान था। उसकी पुरस्कार खामोशी भी रोंगटे खड़ी करती थी। हालांकि ड्राइवर एक मजबूत दिल का इंसान था। अगर मजबूत दिल ना होता तो इस तरह एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र न करता। रात की तन्हाई, वीरान जंगल, कोई चीज़ उस पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन यह अनोखी है। उसने सोचा खामोशी से ट्रक में बैठे और स्टार्ट करके निकाल ले जाए, जो कोई भी है जहन्नुम में जाए। और इस इरादे के तहत उसने अपने साथियों को बैठने के लिए कहा। हट जा बे सामने से, उसने आखिरी बार सामने खड़े हुए शख्स से कहा। यह जुमला अदा करते वक्त उसने उसकी शक्ल भी देखी और अचानक उसकी निगाह बरहना इंसान की आंखों पर जा पड़ी। गहरी सब्ज आंखें ज़मुर्द के नगीनों की मानिंद चमक रही थीं। ऐसी हसीन आंखें जिन्हें देखकर इंसान सो जाए। ट्रक ड्राइवर का जहन भी झुंझुना कर रह गया। उसने सहमी हुई निगाहों से उस अनोखे इंसान को देखा और जैसे उसके कदम जम गए, तब उसके कानों में एक बिगड़ी हुई सी आवाज़ उभरी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम में शामिल होना चाहता हूँ। ड्राइवर उछल पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे आवाज़ तोते के मुंह से निकली हो, उनका जहन से कोई ताल्लुक ना हो। बहरहाल ड्राइवर पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस अनोखे पागल ने उन पर जादू कर दिया हो। वो उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोस्त हो? उसने पूछा। हाँ, बरहना इंसान ने इस बार किसी कदर साफ जुबान में कहा। मगर कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों खड़े हो? ड्राइवर ने सवाल किया और वो इस अंदाज में ड्राइवर को देखने लगा जैसे उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके होंठों पर वही दिल नशीन मुस्कुराहट फैल गई जो दिलों को मोम कर देती थी, जो तबीयत में एक हुक सी पैदा कर देती। और उसके मुंह से आवाज़ निकली। बहुत दूर से आया हूँ, सब्ज सैयारे की कशिश, तुमसे मिलने की आरजू ने मुझे एक तवील सफ़र पर आमादा किया है। मैं तुम में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में मेरा जैसा कोई नहीं। यार, तुम्हारी बातें अपनी समझ में नहीं आती। कोई वली हो, मजजूब हो? ओहो, मजजूब ही मालूम होते हो, इसीलिए नंगे फिर रहे हो। मेरे साथ चलोगे? उसने पूछा और शायद ये आखिरी अल्फाज उसकी समझ में आ गए। उसने खुशी से हाथ बढ़ाए और बोला, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर आजा उस्ताद, सीधी बात करते, बिला वजह इतना वक्त बर्बाद किया। ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और वो खुशी से ड्राइवर के साथ आगे बढ़ाया। ड्राइवर के दूसरे साथी दिलचस्पी से सब कुछ देख रहे थे। ड्राइवर ने अपनी क्रीब का दरवाज़ा खोला और उसे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। उसने परेशानी से इस अनोखी चीज़ को देखा जो उसकी समझ में नहीं आई। लेकिन चूंकि उस जैसे भी यही अमल कर रहे थे, इसलिए जिस तरह ड्राइवर ट्रक में बैठा वो भी उसी अंदाज में ट्रक में बैठ गया। और फिर जब ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया तो वो खौफजदा हो गया। उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। ये आवाज़ उसे दहशत ज़दा कर रही थी। इससे कबल उसने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। इसके साथ ही उसे अपना जिस्म भी मुतहर्रिक महसूस हो रहा था। ये कैसी चीज़ है? ये क्या है जो खुद मुतहर्रिक है और इसमें बैठने वाले मुतहर्रिक? लेकिन कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी, वरना इस जैसे इसमें क्यों होते? तब उसे अपने बदन में मुसर्रत की लहरें दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने खुशी के आलम में सोचा, इस जैसों ने उसे अपना लिया है। उसने इनसे इनके अंदाज में कलाम किया। अब वो उसे खुद में शामिल कर लेंगे। वो उनके साथ कितनी हसीन जिंदगी गुजारेगा। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखा। उसकी निगाहें सामने थीं और वो कुछ सोच रहा था। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि अपने साथी से बात करे और उसने होंठ खोले, अपनी दिमागी कुव्वतों को इकट्ठा किया और फिर बोला, तुम मेरे साथ कहाँ जा रहे हो? ऐं? ट्रक ड्राइवर चौंक पड़ा। मैं अपनी बात तुम्हें समझा नहीं सका। ये तुम्हारी आवाज़ कैसी है? ड्राइवर ने पूछा। तुम्हें अच्छी नहीं लग रही?
नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ड्राइवर ने जवाब दिया और वो खामोश हो गया। सोचने लगा इसमें अभी कमी है, वरना इस जैसे को उसकी बात समझने में दिक्कत क्यों होती। तब उसने कहा, मैं तुम्हारी तरह बोलना नहीं जानता, अगर तुम बता दोगे तो मैं सीख जाऊंगा। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? खला से, कायनात से, वहां से जहां सफ़ेद ज़र्रात के अलावा और कुछ नहीं। जब हवाएं चलती हैं तो ये ज़र्रात मुंतशिर हो जाती हैं, बर्फ़ के कोहान जगहें बदल लेती हैं, सूरज की शुआएं उन्हें सफ़ेद रंग में बदल देती हैं, लेकिन जब चांद निकलता है तो ये मुसर्रत से सुनहरे हो जाते हैं। वो भी खूबसूरत ज़मीन है, लेकिन वहाँ तुम्हारे लोग नहीं बसते। मैं वहाँ तन्हा था और मुझे अपने जैसों की तलाश थी, सो मैं तुम्हारे सियारे पर आ गया और अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उसने बड़ी रवानी से कहा। बेख्याली में वो ख्यालात की तर्जुमानी ज़ुबान के ज़रिए करने का मौसर अमल कर गया। इससे कबल जो दिक्कत उसे हो रही थी बेख्याली में वो दूर हो गई, और जब उसे इसका एहसास हुआ तो वो खुशी से फूला न समाया। एक उम्दा बात उसे मालूम हो गई। उसे इनसे गुफ्तगू करने का सलीका आ गया और ड्राइवर उसकी शक्ल देख रहा था। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? यार, क्या तुम वाकई वली शह हो? वली? उसने गौर किया, लेकिन यह बात उसकी समझ में नहीं आई। वली क्या होता है? या फिर बहुत ही तालीम याफ्ता मालूम होते हो? तालीम याफ्ता, ये दूसरा लफ्ज़ था जो उसकी समझ में नहीं आया। मगर नंगे फिर रहे हो, ड्राइवर बोला और उसने गर्दन हिला दी। फिर बड़े प्यार से बोला, नहीं नहीं मेरे दोस्त, अभी मुझसे ऐसी जुबान मत बोलो जो मेरी समझ में ना आ सके। मैं अभी तुम्हारी बहुत सी बातों से ना आशना हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाऊंगा। यार, तुम जो कोई भी हो अजीब इंसान, बड़े ही प्यारे, तुमसे ख्वामखा मोहब्बत महसूस होती है, ड्राइवर ने कहा, और वो ये सुनकर मुसर्रत से सरशार हो गया। तो तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, मैं तुम्हारे दरमियान आने के लिए किस कदर बेचैन था। मैं तो खुद तुम्हें देखने की आरजू करता था। ये कैसी खुशी की बात है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मेरे साथ रहोगे? ज़रूर, और किस लिए आया हूँ। लेकिन पहलवान, ये नहीं चलेगा, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? वो कुछ ना समझ कर बोला। अबे नंगे रहोगे, कपड़े ना पहनोगे? कपड़े? हाँ, जो मैंने पहने हुए हैं। हाँ, क्यों नहीं, जब तुम्हारे साथ रहूंगा तो जैसे तुम कहोगे रहूंगा, उसने कहा, और ड्राइवर ने खुशी से उसकी रान पर हाथ मारते हुए कहा, ये हुई ना बात। फिलहाल ये चादर ओढ़ लो। ड्राइवर ने अपनी चादर उसके हवाले करते हुए कहा, प्यारे दोस्त, मुझे इसका इस्तेमाल बताओ। उसने चादर दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, अबे बस ऐसे ही डाल लो, घर चलकर तुम्हें इसका सही इस्तेमाल बताऊंगा, ड्राइवर ने जवाब दिया। और फिर खुद उसने अपने हाथों से चादर उसके जिस्म पर बराबर की और अपनायत के इस अंदाज पर उसकी आंखों में मुसर्रत की अनगिनत कंदीलें रोशन हो गईं। रात की आखिरी सांस थी। जब वो शहर में दाखिल हुए, ड्राइवर को पहले अड्डे पर जाना था, चुनाचे वो अड्डे पर पहुंच गया। उसने माल का ट्रक कंपनी के हवाले किया। इस दौरान ड्राइवर के कहने से वो एक कोने में चादर ओढ़े बैठा रहा। फिर ड्राइवर सारे कामों से फारिग होकर उसके करीब पहुंच गया। आओ चलें उस्ताद, उसने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, और वो जल्दी से उठ गया। उसने तहैया कर लिया कि हर बात को खामोशी से मानने की कोशिश करेगा। अभी इनके मामलात में किसी किस्म की मदाखलत मुनासिब नहीं। चुनाचे वो ड्राइवर के कदमों से कदम मिलाकर चलने लगा। देखो उस्ताद, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मामूली सा मेरा घर है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, मुश्किल से गुजर होती है। इसके बावजूद तुम मेरे ऊपर भारी नहीं होगे, लेकिन मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। यार हो तो यार बने रहना। वो ड्राइवर की बात समझने की कोशिश कर रहा था। बीवी और बच्चे, माँ वगैरह उसकी समझ में नहीं आए। बहरहाल उसने ड्राइवर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम? वो आहिस्ता से बोला। हाँ हाँ कह दो, नाम क्या होता है? ड्राइवर हंसते हुए बोला, और वो बेबसी से उसे देखने लगा। वैसे तुम पागल तो नहीं मालूम होते, फिर पागल क्यों बनते हो? पागल, ये क्या होता है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बस बस आगे ना बोल, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा? ओए तू चुप नहीं होगा, ड्राइवर ने रुकते हुए कहा, और वो खुद भी रुक गया। ड्राइवर के चेहरे पर संजीदगी देखकर वो रंजीदा हो गया। मैंने कुछ गलत कर दिया? उसने पूछा। काहे को मुझे आजिज कर रहा है यार? खैर तू अपना नाम मत बता। मेरा नाम यूसुफ खान है, ड्राइवर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। यूसुफ खान? उसने कहा। हाँ, अब तू बता दे अपना नाम। ड्राइवर फिर हंसने लगा, और नाम उसकी समझ में आ गया। यहाँ चूंकि उस जैसों की तादाद ज्यादा है, इसलिए यहाँ नाम होते हैं, उसने सोचा। तुम खुद मेरा नाम बता दो। मैं यहाँ तन्हा था, इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें नहीं जानता, लेकिन सब सीख जाऊंगा। तो बेटा, क्या सचमुच आसमान से ही आए हो? आसमान? आसमान क्या होता है? उसने दिलचस्पी से पूछा। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं हार गया। खुदा के वास्ते मेरा मगज मत खा। चाय पिएगा? हाँ हाँ पूछ ले, चाय क्या होती है? पूछ ले, तेरा क्या जाता है?
लेकिन वो खामोश रहा। ड्राइवर उसे लिए हुए एक छोटे से चाय खाने में घुस गया और चाय खाने का माहौल देखकर वो ठिठक गया। यहाँ तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, सबके सब ढके हुए, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कैसे खुश नसीब हैं ये सब, एक दूसरे के साथ रहती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। कैसे खुश होंगे वो सब एक दूसरे के साथ। लेकिन अब मैं भी इनमें से एक हूँ, अब मैं भी इनके साथ रहूंगा, इन्हीं की तरह। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं इनके सैयारे में अजनबी हूँ। अभी मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द मैं इनके बारे में सब कुछ जान जाऊंगा, सब कुछ समझ जाऊंगा। बैठ यार, मगर देख, ये बहुत बुरी बात है, अपना नाम तो बता दे। ड्राइवर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और वो भी चादर संभाले हुए उसके अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथी, मेरा कोई नाम नहीं, बराहे करम तुम ही मुझे मेरा नाम बता दो, उसने बेबसी से कहा। अच्छा ये बात है, तो मैं तुझे गुलफाम कहूंगा। तू है भी तो फूल की तरह खूबसूरत, क्या कहोगे? गुलफाम। गोलफाम, उसने आहिस्ता से कहा। अपना ये नाम उसे बहुत पसंद आया। उसने सोचा वो दूसरों को अपना नाम गुलफाम बताएगा। गुलफाम, गुलफाम, उसने कई बार दोहराया। चाय लिया, ड्राइवर ने बेरे से कहा, और बेरा चला गया। उसने 2 चाय उनके सामने लाकर रख दी और वो चाय से उठती हुई भाप को गौर से देखने लगा। जानता है ये क्या है? नहीं, उसने गर्दन हिला दी। चाय? यूसुफ खान अब हार मान चुका था, उसने भी उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। चाय? वो खुश होकर बोला। पी कर देख कैसी है, यूसुफ खान ने कहा और अपनी प्याली उठाकर खोलती हुई चाय का एक छोटा सा सिप लिया। वो दिलचस्पी से यूसुफ खान का रद्द-ए-अमल देख रहा था। चुनाचे उसने भी यूसुफ खान के अंदाज में प्याली उठाई और एक ही घोंट में खाली कर दी। अबे अबे, मजा आ गया ना बेटा, यूसुफ खान उछल पड़ा। उसका ख्याल था कि गर्म चाय ने उसके मुंह का सत्यानाश कर दिया होगा, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर तकलीफ का शायबा भी नहीं था। वो हैरत से खाली प्याली को घूर रहा था। यार मालूम तो जिन ही होता है, इतनी सख्त गर्म चाय पी गया। कैसी थी? बहुत अच्छी, बड़ी अनोखी। और पिएगा? यूसुफ खान ने हंसते हुए कहा। हाँ, उसने जवाब दिया और यूसुफ खान ने दूसरी प्याली मंगाकर उसके सामने रख दी। ये लजीज चाय भी उसने उठाकर हलक में उंडेल ली। उसे बहुत मजा आया। गुलफाम? यूसुफ खान ने उसे आवाज दी और वो उसे देखने लगा। इस बात का जवाब दिया जाता है? जवाब? हाँ, यूसुफ खान ने कहा। हाँ, उसने भी यूसुफ खान के अंदाज में कहा और यूसुफ खान हंस पड़ा। यार तेरे साथ मजा आ जाएगा, घर वाले भी तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। अब मेरी 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद जब मैं ट्रक पर चढ़ूंगा तो तुझे भी साथ रखूंगा। चल उठ, घर चलें। और यूसुफ खान उसे साथ लेकर बाहर निकल आया। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे घर के लिए वो एक तमाशा था। शलवार और कमीज पहनकर तो उस पर निगाह ही नहीं ठहरती थी। इतना हसीन, इतना दिलकश कि जो देखे देखता ही जाए। यूनान के किसी बुत तराश की सारी फनकाराना सलाहियतों का मजहर। खुद यूसुफ खान का ख्याल था कि वो बाहर निकल जाए तो क़यामत ढा दे, इसलिए उसने उसे घर में ही महदूद रखा। और वो तो दुनिया वालों के साथ जिंदगी की इब्तदा कर रहा था। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था इस हसीन माहौल का। ये छोटे छोटे इंसान तो उसे बहुत ही प्यारे लगे थे। उसका दिल इन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों में खूब लग गया। वो भी तो उससे प्यार करते थे। दर हकीकत यूसुफ खान के बच्चे तो उसे बहुत ही चाहने लगे। उनके लिए वो तमाशा था। वो उसे सब कुछ बता रहे थे। और सच्ची बात है, इस दुनिया के लिए तो वो नौज़ायदा ही था। जितना कुछ 2 दिनों के अंदर उसे इन बच्चों ने सिखा दिया, उतना शायद दूसरे तरीके से वो तवील अरसा में ना सीखता, क्योंकि सिखाने वाले खुद उसकी मानिंद थे। तीसरे दिन यूसुफ खान की ड्यूटी थी। उसने अपनी बीवी को आवाज दी, नूरजहां। आई यूसुफ, क्या बात है? गुलफाम के कपड़े सिल गए? हाँ तैयार हैं, इस्त्री करा दो। मुन्ने के हाथ पड़ोस की फैक्ट्री भेज दो, इस्त्री हो जाएंगे। पहनाओगे क्या? हाँ, अभी तो उसके कपड़े साफ हैं, मैं उसे साथ ले जाऊंगा। अच्छा, मैं भेज देती हूँ। तुम्हें उसके आने से कोई तकलीफ तो नहीं है नूरजहां? अरे बिल्कुल नहीं, उसके आने से तो बड़ी रौनक हो गई है। बिल्कुल बच्चा है, मगर यूसुफ खान उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकी मैं अभी तक। अरे तो भगवान, मैं ही कौन सा समझा हूँ, वो हम लोगों से बड़ा मुख्तलिफ है। हाँ, यूसुफ खान ने ठंडी सांस लेकर कहा। खुद क्या कहता है वो? खुद ही पूछ लेना। मुझे तो बड़ा अजीब लगे है। क्या मतलब? बिल्कुल पागलों की तरह। मगर पागलपन की एक बात भी नहीं है उसमें। क्या तूने कुछ महसूस किया है? नहीं, पागलपन तो नहीं, मगर ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बिल्कुल बच्चों की तरह ना समझ है, नूरजहां ने बताया। हाँ नूरजहां, अल्लाह ही बेहतर जाने वो क्या है। बहरहाल है बहुत प्यारा। क्या उसकी तरफ दिल नहीं खिंचता? हाँ, कमबख्त बड़ा ही प्यारा है। नूरजहां के लहजे में ममता झलक आई। वैसे वो बहुत कुछ सीख गया है, अब तो कपड़े भी खुद ही पहन लेता है। हाँ, वरना उस ऊंट को कपड़े कौन पहनाता। बहरहाल तू उसके कपड़े इस्त्री करा दे, मैं उसे साथ ले जाऊंगा।
और शाम ढले जब वो उसे साथ लेकर बाहर निकला तो लोग रुक रुक कर गुलफाम को देखने लगे। गहरे रंग के शलवार कमीज में वो इतना पुरकशिश लग रहा था कि देखने वाली आंख उसे नजरअंदाज ही न कर सकती थी। यूसुफ खान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। ना जाने क्यों उसे बड़े फख्र का एहसास हो रहा था। कई लोगों ने उसे सलाम किया। उसका एक जानने वाला तो रुक ही गया। कहो भाई यूसुफ खान, खैरियत से हो? वो बात यूसुफ खान से कर रहा था और देख इसे रहा था। हाँ चाचा, खुदा का शुक्र है। ये कौन है यूसुफ खान? मेरा भाई है। भाई? पहले तो ना था, मुल्क में था, अभी आया है। सगा भाई है? हाँ। बहुत ही खूबसूरत है यूसुफ खान। नाम तो इसका यूसुफ जान होना चाहिए। यूसुफ सानी ही है। क्या नाम है इसका? गुलफाम। यूसुफ खान ने मुस्कुराते हुए कहा। तब ठीक है, सचमुच ख्याली शहजादा ही मालूम होता है। अच्छा चाचा, अब इजाजत दो, ड्यूटी पर जा रहा हूँ। यूसुफ खान ने कहा और आगे बढ़ गया। गुलफाम तो अब उसकी पैरवी ही करता था, वो भी उसके साथ चल पड़ा। ट्रक के अड्डे पर भी यही हंगामा रहा। जिसने यूसुफ खान के भाई को देखा दंग रह गया। यूसुफ खान अपना ट्रक लेकर चल पड़ा। गुलफाम उसके बराबर बैठा हुआ था और यूसुफ खान बड़े मजे से ड्राइविंग कर रहा था। ना जाने क्यों उसे इस नए अंदाज में ट्रक चलाते हुए बहुत लुत्फ आ रहा था, लेकिन जहन में कुछ गिरहें थीं जो किसी तौर साफ नहीं होती थीं। शहर से दूर खुली सड़क पर आते ही यूसुफ खान ने उससे कहा, गुलफाम? हूँ, उसने जवाब दिया। अब तो तुम्हारी समझ में बहुत सी बातें आने लगी हैं। हाँ देख लो, मैंने कितनी जल्दी सब कुछ सीख लिया है। अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। अच्छा, यूसुफ खान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इम्तिहान लूँ तुम्हारा? यूसुफ खान बोला। इम्तिहान? वो कशमकश में पड़ गया और यूसुफ खान हंस पड़ा। इम्तिहान के बारे में जानते हो? नहीं, अभी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन तुम देखोगे बहुत जल्द मैं तुम्हारी एक एक बात से वाकिफ हो जाऊंगा। हाँ ये तो मुझे यकीन है, मगर यार कुछ मुझे भी तो बता दो। क्या? उसने सवाल किया। मुझे कुछ मालूम नहीं हो सकेगा, कभी नहीं मालूम हो सकेगा। जो कुछ तुमने मुझे बताया है मेरे दोस्त, वो तो मेरी समझ में नहीं आया। अब बताओ मैं क्या करूं? यूसुफ खान ने हंसते हुए कहा और उसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे। मैं और तुम्हें क्या बताऊं? अच्छा, जो बता चुके हो वही बताने की कोशिश करो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मैंने आंख खोली तो खुद को सफेद जर्रात की जमीन पर पाया, जहाँ मेरे जैसा कोई ना था। सूरज, चांद, तारे, हवाएं, बस ये मेरे साथी थे। मैं उन्हीं से बात करता। तब चांद ने तुम्हारी जानिब मेरी रहनुमाई की। उसने मुझे बताया कि मैं कायनात का तन्हा इंसान नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत से हैं, लेकिन वो इस सैयारे पर नहीं, वो दूसरे सैयारों पर आबाद हैं। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई और मैंने चांद से दरख्वास्त की कि वो मुझे वहाँ का पता बता दे। तब उसने ज़मीन का सब्ज गोला दिखाया और मैंने उसकी तरफ सफ़र किया। बस काफ़ी है मेरे भाई, यूसुफ खान ने हाथ उठाते हुए कहा। तुम्हारी बातें मेरा दिमाग खराब कर देती हैं, कुछ भी तो पल्ले नहीं पड़ता। उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग संभालते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? गुलफाम परेशानी से बोला। कुछ ना कर मेरी जान, बस मुझे अपने बाप का नाम बता दे। बाप? नहीं जानता होगा। अच्छा बाबा, अब कुछ नहीं पूछूंगा, बस अब खामोश हो जा, यूसुफ खान ने कान पकड़ते हुए कहा और वह उलझे हुए अंदाज में खामोश हो गया। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपने दोस्त अपने मोहसिन की उलझन क्यों नहीं दूर कर पा रहा। काश वो उसे सब कुछ बता सकता जो वो चाहता है। अच्छा छोड़ गुलफाम इन बातों को, एक बात बता, मेरे साथ रहकर तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तू मेरा भाई बनेगा? भाई? उसने सवाल किया। हाँ भाई। देख गुलफाम, यहाँ इंसानों के एक दूसरे से कुछ रिश्ते भी होते हैं, भाई, बाप, बेटे, माँ, बहनें, बीवी और दूसरे रिश्ते। मैं उनके बारे में भी तुझे तफसील से बताऊंगा। फिलहाल तू भाई की बात समझ ले। हाँ, उसने हमातन गोश होकर कहा। भाई? बाप के दो बेटे होते हैं, वो एक दूसरे के भाई होते हैं, मगर बाप जुबान से कहने के बाद भी सब कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ जुबान से भी रिश्ते बनते हैं। अच्छा, उसने कहा। हालांकि ये बात उसकी समझ में नहीं आई थी, और जब रिश्ते बन जाते हैं तो उन्हें निभाया भी जाता है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी जाती है। मेरे यार तू बहुत प्यारा है, भाई बन जाए तो धोखा मत देना। धोखा? वो उसी मासूमियत से बोला। लानत है। अच्छा बस खामोश हो जा थोड़ी देर के लिए, दिमाग की चूलें ढीली कर दी हैं तूने तो। और वो खामोश हो गया। यूसुफ खान को खामोशी भी पसंद न थी। वो सोच रहा था आखिर ये शख्स है क्या भला, ये दुनिया से इतना नावाकिफ क्यों है? क्या सचमुच किसी सितारे से आया है? लेकिन इतने नन्हे नन्हे सितारों पर इंसानों का क्या काम? ये तो सब कुफर की बातें हैं कि चांद पर इंसान जा सकता है, सितारों पर आदमी है। साइंसदान बकवास करती हैं, क्या वो अपने मौलवी साहब से ज्यादा आलिम है? चुनांचे ये सोचना तो हमाकत है कि ये किसी सितारे से आया है। अब वही एक ही बात सोची जा सकती है कि पागल है, मगर कोई खतरनाक पागल नहीं। जैसा कहते हैं करता है, मगर इसका दिमाग ठीक कैसे कराया जाए? सफर जारी रहा।
दोपहर को एक सुनसान सी जगह ट्रक रोककर खाना खाया गया। खाने में वो भी यूसुफ खान के साथ था। तब यूसुफ खान से एक साथी ने कहा, उस्ताद इसे ट्रक चलाना सिखा दे, तुम्हारी मदद करेगा। हाँ सीखेगा तो जरूर सिखा दूंगा। वैसे पता चल गया उस्ताद कि ये कौन है? मेरा भाई है और बस, इससे ज्यादा पता चलाने की क्या जरूरत है? यूसुफ खान ने यह कहकर सबकी जुबान बंद कर दी। वैसे उस्ताद बड़ा बहादुर इंसान है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है, और तुमने तो इसे कुछ से कुछ बना दिया है। साथी ने तारीफ की और यूसुफ खान मुस्कुराने लगा। हाँ, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। अपना कोई भाई भी तो नहीं था। वो खामोशी से इन लोगों की बातें सुन रहा था। खाना खत्म हो गया और यूसुफ खान आराम करने लेट गया। उसने गुलफाम को भी आराम के लिए कह दिया और गुलफाम उसे थोड़े फासले पर लेट गया। गुलफाम, यूसुफ खान ने उसे आवाज दी। हूँ कहना खूब सीख गया है। तुझसे बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, मगर तू ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है कि बस मगज घूम कर रह जाता है। मगज? अबे हाँ, जो तेरी खोपड़ी में नहीं। यूसुफ खान हंसते हुए बोला और वो खामोशी से उसकी शक्ल देखने लगा। यूसुफ खान एक तवील सांस लेकर बोला, तू इतना मासूम है कि तेरे ऊपर गुस्सा भी तो नहीं आता। उसने करवट बदली और आसमान का मुसाफिर उसकी पुश्त को घूरने लगा। सब्ज सैयारे का ये इंसान कितना अजीम है, कैसा पुरमुहब्बत है, इसने मुझे कितनी अपनायत दी है, कैसी दिलचस्पी ले रहा है वो मुझ में। और फिर इसके दूसरे लोग, इस हसीन दुनिया के लोग कैसी पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारती हैं। लेकिन ये पूरी तरह मेरी समझ में क्यों नहीं आती? मैं क्या करूं कि इनकी एक एक बात समझने लगूं? कैसे इनके एक एक इशारे से वाकिफ हूं? वो सोचता रहा। वैसे उसने जितना समझ लिया था वो भी बहुत था। उसके अंदर बात समझने की बेपनाह सलाहियत थी और ना जाने क्या क्या था। लेकिन अभी तो वो खुद से ही नावाकिफ था। उसे तो अपनी जात के बारे में ही कुछ मालूम ना था। यूसुफ खान सो गया। उसके दूसरे साथी भी आराम करने लगे। यूसुफ खान की वजह ने किसी से उससे बात करने की कोशिश नहीं की, वरना शायद बहुत सौ की ख्वाहिश थी। 2-3 घंटे के आराम के बाद यूसुफ खान फिर सफर के लिए तैयार हो गया। चाय साथ ही पी गई और यूसुफ खान ने स्टीयरिंग संभाल लिया। फिर वो यूसुफ खान के बराबर बैठ गया। उसकी निगाहें ट्रक की खिड़की से बाहर भटक रही थीं। किस कदर वसी है ये सरसब्ज सैयारा, कैसा हसीन है। बदलते रंग, बदलते मनाजिर कितने दिलकश हैं। यूसुफ खान कभी कभी स्टीयरिंग से निगाहें उठाकर उसकी शक्ल भी देख लेता और हर बार उस मासूम से शख्स पर उसे प्यार आने लगता। सफर होता रहा, यहाँ तक कि उजाला तारीकी में मदगम होने लगा। फिर ट्रक की रोशनियां जल उठी। उस वक्त ट्रक पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रहा था। दोनों तरफ पहाड़ सर उठाए खड़े थे। बड़ा भयानक माहौल था। वो अब भी उसी अंदाज में देख रहा था। तब यूसुफ खान ने उकता कर बोला, गुलफाम? हाँ और जी भी करते हैं मेरी जान। शेरा ने बताया था मुझे। अरे वाह, तू शेरा का नाम जान गया? यूसुफ खान बहुत खुश हुआ। ये उसके बड़े बच्चे का नाम था। हाँ, वो बहुत अच्छा है, खूब। और मैं? तुम भी बहुत अच्छी हो, मगर एक बात है मेरी जान, वो ये कि मैं खुद ही तुझसे बात करता हूँ। तू तो बात करने लगता है, वरना खामोश रहता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। खूब? किस बात का? मुझे तुम्हारी दुनिया की सारी बातें आ जाएं, फिर मैं तुमसे बात किया करूँ। खुश रहो यार, तू तो समझदार आदमी है। चल आज से मैं तेरी बात मानने लेता हूँ। तू ऐसा किया कर, बात किया कर, हर बात के बारे में मालूम किया कर कि मैं खुद तुझे क्या बताया करूँ, ठीक है? हाँ, उसने जवाब दिया। हाँ के साथ गर्दन भी हिलाई जाती है मेरी जान। गर्दन? उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हाँ, ये गर्दन। उसने उसकी गर्दन छूते हुए कहा, इसे इस तरह हिलाया जाता है। यूसुफ खान ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर उसके हाथ एक दिलचस्प मशगला आ गया। उसने सर से पांव तक के सारे अज़ा के नाम सिखा दिए। वैसे सीखने में उसका कोई जवाब नहीं था। एक बार कोई बात बता दो, फौरन ज़हन नशीन कर लेता। सड़क अब बिल्कुल तारीक थी, थोड़े फासले की चीज भी नजर नहीं आती थी। लेकिन यूसुफ खान इन रास्तों का माहिर था। वो इत्मीनान से ड्राइविंग कर रहा था। रास्ता बेहद खतरनाक था। यूसुफ खान के साथी शायद सो गए थे, लेकिन यूसुफ खान इत्मीनान से ड्राइविंग कर रहा था। वो रातों को ट्रक चलाने का आदी था। गुलफाम? यूसुफ ने उसे पुकारा। मेरा ख्याल है तुम भी सो जाओ। अगर यहाँ नींद ना आए तो पीछे चले जाओ। नहीं, मैं नहीं, उसने जवाब दिया। मैं नहीं, नींद नहीं आ रही। यूसुफ खान ने प्यार से उसकी नकल उतारते हुए कहा। नींद? हाँ, यूं आराम। यूसुफ खान ने आंखें बंद करते हुए कहा और वो मुस्कुराने लगा। नहीं। उसने गर्दन हिला दी और यूसुफ खान प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगा। अचानक ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी और फिर दूसरी। इसके साथ ही ट्रक का स्टीयरिंग एक तरफ मुड़ने लगा। यूसुफ खान ने फुर्ती से ब्रेक लगाई और ट्रक एक झटके से रुक गया। उसका सर डैशबोर्ड से टकराया। यूसुफ खान तजुर्बेकार आदमी था। ये दोहरी आवाज सिर्फ टायर फटने की नहीं थी, इनमें से एक आवाज राइफल की भी थी। गोया गोली चलाकर टायर फाड़ा गया। शेरा, जाहिद, खतरा। यूसुफ खान चीखा और उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया। ट्रक का स्विच उसने ऑफ कर दिया। फिर उसने फुर्ती से दरवाजा खोला और नीचे छलांग लगा ली। उसकी समझ में नहीं आया था कि अचानक क्या हो गया।
यूसुफ ही को उसका ख्याल आया और वो सख्त परेशान हो गया। गुलफाम तो कुछ नहीं जानता था, उस बेचारे को क्या मालूम कि डाकुओं ने हमला कर दिया था। गुलफाम नीचे उतर आओ, उसने जल्दी से कहा और वह दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसकी आंखों में हैरत के नुकूश थे, लेकिन यूसुफ खान उसकी शक्ल देख ना पाया। वो पिस्तौल हाथ में लिए चारों तरफ देख रहा था। उसके दूसरे साथी भी हथियार लिए उसके करीब पहुंच गए। क्या हुआ उस्ताद? डाकू, यूसुफ खान ने आहिस्ता से कहा। कैसे मालूम? टायर फाड़ दिया गया है गोली मारकर। कौन सा? अगला, यूसुफ खान ने जवाब दिया। कौन हो सकता है उस्ताद? शेरा ने कहा। हमारी तो यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं। पता नहीं, यूसुफ खान ने कहा और फिर वो चीख मारकर बोला, कौन है? मैं यूसुफ खान हूँ, ये यूसुफ खान का ट्रक है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यूसुफ खान चारों तरफ तारीकी में आंखें फाड़ रहा था। अचानक उसी सिमत कई फायर हुए जिस तरफ ये खड़े थे, और यूसुफ खान के मुंह से एक जबरदस्त कराह निकल गई। गोलियों ने उसकी कमर में सुराख कर दिया। फायर फिर हुए और इस बार उसके दोनों साथी ढेर हो गए। गुलफाम, यूसुफ खान नीचे गिरते हुए बोला और गुलफाम ने उसे जल्दी से थाम लिया। गुलफाम यार, माफ करना, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तो तेरी कोई खिदमत ना कर सका गुलफाम। और वो अजीब सी निगाहों से यूसुफ खान को देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यूसुफ खान को क्या हो गया। मुझे जमीन पर बैठा दे मेरी जान। उफ, गोली शायद दिल को छेद गई है। मुश्किल है यार बचना। तू तो ठीक है ना? उसने गर्दन हिला दी। माफ करना यार, तेरा हमारा साथ तो बहुत मुख्तसर रहा। अब मैं तुझसे कैसे कहूँ कि मेरे बच्चे। और इसके साथ ही यूसुफ खान के मुंह से खून उबल पड़ा। गोलियों की बाढ़ फिर चली और इस बार कई गोलियां उसके बदन में लगी। उसे एहसास हुआ जैसे कोई शय उसके बदन से टकराई है, उसके बदन में घुस गई है और शायद दूसरी तरफ से निकल गई है। लेकिन उसके अनोखे जिस्म में एक लम्हे के लिए सुराख हुए और फिर बंद हो गए। उसे कोई अनोखा एहसास नहीं हुआ। लेकिन यूसुफ खान के दूसरे आदमी उन गोलियों का शिकार होकर तड़पने लगे। तब 5-6 आदमी सियाह लिबास में मलबूस, हाथों में राइफलें लिए उनके पास पहुंच गए। वह बदस्तूर यूसुफ खान के पास बैठा हुआ था। देखो, एक मुसल्ला आदमी ने कहा और उसके साथ ही ट्रक पर चढ़ गए। मुसल्ला आदमी ने राइफल उसकी गर्दन पर रख दी। खड़े हो जाओ, उसने घुरा कर कहा, और वो इन जुमलों का मतलब समझता था इसलिए खड़ा हो गया। क्या है तेरे पास? स्याह लिबास वाले ने पूछा, और वो खामोशी से उसकी शक्ल देखने लगा। अबे बोल, क्या है तेरे पास? इस बार राइफल वाले ने राइफल की नाल उसकी गर्दन में जोर से चुभोई और उसने राइफल पकड़ ली। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतना अंदाजा उसने लगा लिया था कि ये भी उस जैसे ही थे, मगर वो कौन है और क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सका था। राइफल की नाल भी उसके लिए अजनबी थी, लेकिन जिसने उससे सवाल किया वो उसकी नाल पकड़ने से झिल्ला गया। अच्छा बे, उसने जोर से नाल को झटका दिया और नाली उसके हाथ से छूट गई। राइफल वाले ने दरिंदगी से राइफल दोनों हाथों में पकड़कर नाल उसके सीने में संगीन की तरह मारी, लेकिन उसे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई सख्त स्टीयरिंग दबा हो और वो उछलकर बराबर हो गया हो। राइफल का दस्ता वापस उसके सीने पर लगा और उसके मुंह से खांसी उबल पड़ी। लेकिन दूसरे आदमी ने शायद समझा कि उसने जवाबी कार्रवाई की है, चुनाचे उसने पिस्तौल निकालकर गुलफाम की गर्दन पर रख दिया। हाथ उठा ले वरना गोली मार दूंगा। ना जाने उसके जहन में एक अजनबी तहरीक पैदा हुई। उसने पिस्तौल पकड़ लिया और पिस्तौल वाले ने जल्दी से ट्रैगर दबा दिया। गोलियां उसके हाथ, कलाई, शाने और सीने में लगी, लेकिन उनका अमल पहले से मुख्तलिफ ना था। सुराख हुए और बंद हो गए, लेकिन ना जाने क्यों उसने हाथ घुमा दिया और उसके सामने वाला उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। पकड़ो, मार डालो, जान से मार डालो, जिंदा ना बचने पाए। डाकू चीखे और चारों तरफ से उस पर यलगार हो गई और उसे बुरी तरह लाते, घूंसे और थप्पड़ मार रहे थे। तब उसके जहन में एक ख्याल आया, शायद ये वो लोग हैं जो उसे खुद में पसंद नहीं करते, और उसका दिल उदास हो गया। वो उन्हें कैसे बताए कि वो तो उनके दरमियान मोहब्बत की तलाश में आया है, वो उनका क्या बिगाड़ेगा। और वो खामोशी से पिटता रहा। उनका ये खेल उसे पसंद न आया। मारने वाले उसे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन चूंकि ये खेल इजहार नापसंदीदगी था इसलिए उसे गम था। दूसरी तरफ उसे मारने वालों के हवास जवाब दिए जा रहे थे। सब अपनी पूरी कुव्वत से मार रहे थे, लेकिन उसके बदन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा ही लग रहा था जैसे वो किसी इंतहाई ठोस चीज पर घूंसे बरसा रहे हों। खुद उनके हाथों की जान निकल गई। तब वो रुक गए और रुक कर हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये क्या बात है, क्या बात है? ये काहे का बना हुआ है? पता नहीं, दूसरे ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। छोड़ो, पीछे हट जाओ। और सब बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हट गए। क्या ये जख्मी भी नहीं हुआ? गोली चलाई थी शेरू ने। अरे शेरू को देखो, वो उठा क्यों नहीं? किसी ने चीख कर कहा और 2-3 आदमी उस शख्स की तरफ दौड़ पड़े जिसके उसने ना जाने किस जज्बे के तहत हाथ मारा था। सरदार, शेरू तो मर गया। गिरे हुए आदमी को देखने वाला चीखा। मर गया? बहुत सी आवाजें उभरी। ओह, गोली मार दो इसे, मार दो। कई आदमी वहशत से चिल्लाए और दूसरे लम्हे वो लोग फिर पीछे हटे। इस बार बहुत से फायर हुए और गोलियां उसके बदन पर पड़ी।
और इस बार गोलियां चलाने वालों ने भी उनका हशर देखा। ज़ईफ़ उल एतकाद थे, बुरी तरह सहम गए। सरदार, ये तो कोई भूत है। क्या बकवास है बे? सरदार चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी सहमी हुई थी और इस आवाज को महसूस करके दूसरे कहाँ रहने वाले थे। दूसरे लम्हे भगदड़ मच गई और डाकू अपने एक साथी की लाश छोड़कर भाग खड़े हुए। ट्रक यूं ही खड़ा हुआ था। यूसुफ खान और उसके साथियों की लाशें भी उसी तरह पड़ी थीं। नापसंद करने वाले गए, लेकिन क्या परवाह, ये तो मौजूद हैं जो उसे चाहते हैं। यूसुफ खान, उसने ज़ेरे लब कहा और वो यूसुफ खान के पास पहुंच गया और उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मुर्दे नहीं जागते। वो काफी देर तक कोशिश करता रहा, फिर खामोश हो गया। फिर वो ट्रक के टायर से टेक लगाकर बैठ गया। दूसरी सुबह उसने फिर यूसुफ खान को उठाने की कोशिश की। यूसुफ को ना उठना था ना वो उठा। सूरज बहुत बुलंद हो गया। तब उसने उकताकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वो चलता रहा, यूं ही बेमकसद। नामालूम सिमत। शाम हुई, रात हो गई और जिस वक्त रात हुई वो एक टीले पर था। ये इलाका भी बेहद हसीन और सरसब्ज था। एक पहाड़ी स्टेशन जहाँ की सियाहत के लिए लोग दूर दराज से आते। टीले पर बैठकर उसने आसमान की जानिब देखा। उसका दोस्त मुस्कुरा रहा था। वो चौंक पड़ा। उसने शुक्र आमेज निगाहों से चांद को देखा और चांद हंस पड़ा। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी हमाकत पर? क्यों? क्या करता फिर रहा है? मुझे पता नहीं, मगर ये लोग मेरी समझ में नहीं आ सके। समझ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। तूने जिस दुनिया का सफर किया है वो बड़ी अनोखी है। जानता है तेरे दोस्त यूसुफ खान को क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं। उसे मौत आ गई। मौत क्या होती है? वो खत्म हो गया, अब उसका वजूद नहीं है। वो मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस जैसों ने कत्ल कर दिया। कत्ल? हाँ, खत्म कर दिया। तू कैसे जानता है? उसने हैरत से पूछा। मैं इन्हें सदियों से जानता हूँ। आह मेरे प्यारे चांद, तू मुझे इनके दरमियान रहने के लिए तमाम तरीके सिखा दे। चांद ने तंजिया कहा। तू इनके दरमियान रहेगा? क्यों नहीं, खुशी से। खुशी से? चांद फिर उसी तंजिया अंदाज में बोला। हाँ ठीक है, तू इनके दरमियान वक्त गुजार। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तुझे इनके बारे में। चांद अचानक खामोश हो गया। उसने एक तरफ इशारा किया और अचानक उसे अकब से बहुत से कहकहे सुनाई दिए, मर्दाना और नुस्वानी कहकहे।